तमाम लोग जो यहाँ हैं, मैं आप सब लोगों का क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ, जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पत्थर, ईंट, डंडे वंडे लेके बैठना नहीं है। और ऐसी स्पेसेस बची रहे और ऐसी स्पेसेस और भी बने, इसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आज मैं जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को, अध्यापकों को, जो सड़कों पे उतरे और जिस प्रतिरोध की संस्कृति नामक सेमिनार को रोकने की कोशिश की थी, उस प्रतिरोध की संस्कृति को वहां की सड़कों पर लेकर आए, उनको मेरा जय भीम और लाल सलाम। आज का मार्च जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ, उस मार्च में दो नारे, बहुत मुख्य नारे थे। एक आजादी का नारा, दूसरा इंसाफ का नारा। और आज 28 फरवरी 2017 है। 15 साल पहले 28 फरवरी 2002 को ही गुजरात में कत्लेआम शुरू हुआ था। और इस 15 साल का इतिहास देखें, इस 15 साल का इतिहास को अगर बयान करें, तो ये इंसाफ और आजादी का नारा को अगर मैं मुख्य रख के बात रखूं कि किसको इस देश में आजादी है, किस चीज की आजादी है और किसको इस देश में किस चीज की आजादी नहीं है। 15 साल में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों को मारा गया 15 साल पहले। उसके बाद लोगों ने अलग अलग जगह दरवाजे खटखटाए इंसाफ के लिए, सीबीआई, एसआईटी, अलग अलग कोर्ट। 15 साल बाद जिस इंसान ने सुपरवाइज किया तो एक्शन रिएक्शन बोल के जस्टिफाई किया था, तो प्रधानमंत्री बन के बैठा। और इन 15 सालों में एक चीज जिसको दर्शाया कि कितना आसान है कुछ लोगों को मार देना, और कितना आसान है मारने के बाद जिन लोगों ने मारा है उनका सत्ता में आ जाना और प्रमोट कर देना। 2002 दंगे के बाद उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, कुछ महीने बाद चुनाव होते हैं और ज्यादा मेजोरिटी से वो आते हैं। 5 साल बाद जब चुनाव होने वाले थे तो कई सारे फेक इनकाउंटर किए जाते हैं, और जो 2002 में अपना वो रोल हमेशा डिनाई करते हैं। 2007 में जब फेक इनकाउंटर के वक्त इश्तेहार शराबुद्दीन से सब लोगों का, ये बोलते हैं कि ये सारे लोग एक टेररिस्ट मिशन में आए थे चीफ मिनिस्टर को उड़ाने के लिए। और ये बोलते हुए जितने भी वो लेटर्स दिखाते हैं कि इनके लेटर्स बरामद हुए हैं, उन सारे लेटर्स में बोला गया कि क्योंकि 2002 के गुजरात राइट्स में नरेंद्र मोदी का हाथ था, इसलिए नरेंद्र मोदी पे आज हमला है। ये सारे टेररिस्ट बोल रहे हैं। और 2014 आते आते ये चीज बड़े लेवल पे करी जाती है। 2014 आते आते 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे किए जाते हैं, काफी सारे लोगों को मारा जाता है। अगर गुजरात को उठा के देखें, एक चीज जब हम फाशीवाद की बात करते हैं, हर राज्य हिंसा पर आधारित है। हम लोग जो सोशल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि स्टेट holds its monopoly over violence and it represents certain class interests, and therefore to suppress other class interests it resorts to violence, structural violence, direct violence and all those things. But something is there which distinguishes fascism, which is that there is not just violence, there is not just killings, but there is a normalization of killings. कुछ लोगों के खिलाफ हिंसा जायज है, कुछ लोगों को मारा जा सकता है। अगर आप गुजरात का उदाहरण देखें, the major killings happened on the first 2 days when the police was looking the other way. They had clear directions कि आपको रोका ना जाए। रामायुग की किताब की बात करें, उसके अगर ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना उसी में सामने आता है। लेकिन वो हिंसा कई महीने चली और एक जो उस वक्त का एक बहुत ही स्केरी सिचुएशन जो पेश किया वहां की सोसाइटी ने, everyone looked the other way, and not just looked the other way, there was somewhere an atmosphere of celebration कि फाइनली किसी को कोई आया है जो इनको मजा चखा रहा है। जो 500 साल से इन लोगों ने हम पे राज किया है, एक इमेजिनरी नैरेटिव जो बनाते हैं, पहली बार एक हिंदू हृदय सम्राट मिला है हमको जो इन लोगों को मजा चखा रहा है। और यही सबसे स्केरी चीज है। यही आज हमारे देश में, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो क्वेर हो, उन लोगों पे हिंसा जायज है। ये बात सबसे ज्यादा स्केरी है। जब ये सेमिनार में मुझे इनविटेशन मिला, उसके बाद कई सवाल, और जिसमें मुझे लगा जायज सवाल है, वो उठे कि जो पैनल है इनका क्या एक्सपर्टीज है गुजरात के बारे में बात करने की। क्या आप कभी गुजरात गए? क्या आपने गुजरात पर रिसर्च किया? फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं कभी गुजरात नहीं गया, मैंने कभी गुजरात पर रिसर्च नहीं किया, मैं किसी गुजरात में पीड़ित, कोई जो दंगे में पीड़ित है, उनसे कभी मिला भी नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं गुजरात के बारे में कुछ बात बोल सकता हूँ। गुजरात के बारे में मैं इसलिए बोल सकता हूँ, apart from the killings and the horrendous violence that was unleashed in Gujarat on the Muslims back in 2002, it was also a message to people living beyond Gujarat. It was also a message to Muslims living beyond Gujarat. And as someone who grew up in a Muslim ghetto, मैं बहुत थ्योरी फाशिज्म क्या है और ये सब क्या है उसमें ना जाके, अगर मैं थोड़ा अपना उस समय का जितने एक्सपीरियंसेस हैं कुछ उदाहरण लेके बयान कर पाऊं, what was it living in a Muslim ghetto in all these years and seeing all this violence around you, seeing all this persecution around you. 2002 में हमारे फैमिली नागपुर में रहता था। जब गुजरात का हिंसा शुरू हुई
नागपुर में आरएसएस बहुत मजबूत है, एक गुस्सा था, एक नाइंसाफी का बहुत ज्यादा एक फीलिंग था, लेकिन एक डर भी था कि इस नाइंसाफी की फीलिंग को हम बयान नहीं कर सकते। हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में वही टॉन्ट्स मिलते थे कि आप मुसलमान हैं, और एक मतलब बहुत ओपनली इस्लामोफोबिक कमेंट्स बोले जाते थे। मैं पैदा हुआ 87 में दिल्ली के अंदर, जामिया नगर में पढ़ा, बीच में कुछ साल नागपुर रहे। इस पूरे दौरान जो जो घटनाक्रम हुआ, बाबरी मस्जिद हुआ 91 में, 4-5 साल का था, 10-11 साल का था जब एनडीए सरकार में आया, बहुत एग्रेसिव तरीके से ये एंटी मुस्लिम कैंपेन शुरू हुआ। 2001 में 9/11 के बाद सारे मुसलमान को कटघरों में खड़ा कर दिया गया, यहाँ पे एक सस्पेक्ट है। 2002 में गुजरात का दंगा हुआ, और ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हुआ। आज के समय बहुत डिबेट चल रहा है नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म। मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिस इलाके में हम रहते थे, या तो उस इलाके में या दिल्ली के किसी और मुसलमान इलाके में, या दिल्ली में इंडिया गेट या रेड फोर्ट के पास से किसी मुसलमान को उठा लेना, ये बोल देना कि मेजर टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी यहाँ होने वाली थी, कभी इनकाउंटर कर देना। लोगों को 2008 का बटला हाउस इनकाउंटर याद है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। 2001 में एक और बटला हाउस में इनकाउंटर हुआ था, और 26 जनवरी या 15 अगस्त मुझे याद नहीं है, उसी किसी एक दिन से पहले इनकाउंटर हुआ था, और यही बोल के इनकाउंटर हुआ था कि आतंकवादी है, मेजर सिक्योरिटी थ्रेट। सो इन दिस इंटायर discourse of nationalism and national security, by their very birth and by their very name, Muslims are a suspect from their birth itself. एक और चीज जो सामने आई कि मतलब इस सबको हम झेलते हुए बड़े हुए, we were trying to make sense of it. बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, उसने मुझे झंझोड़ा, मैं एक्टिविज्म में आने की कोशिश किया उसके बाद, but things have come a full circle for me. I identify myself as a Marxist. I identify myself as someone who does not believe in religion. But when I'm profiled in a particular way. I'm told you cannot come out of that ghetto. Ghetto is where you belong. And this is what is second class citizenship in the essence of it. और आज जब हम बात कर रहे हैं इस हिंसा की और इस सारे जो घटनाक्रम हो रहा है, इसमें एक चीज बहुत साफ है कि इसमें सिर्फ रोल बीजेपी का तो क्लियर कट रोल है, लेकिन और बहुत सारे रोल्स हैं। जिस तरीके से हमारे समाज में ये कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो एक क्राइसिस बढ़ा है और एक राइट विंग शिफ्ट आया है, उसमें बाकी सारे लोगों का भी उतना ही हाथ है कि पोजीशन ना लेना। अगर अभी आप यूपी चुनाव देखें, हर किसी को मुसलमानों का वोट चाहिए बीजेपी को छोड़ के, लेकिन कोई मुसलमानों का मुद्दे नहीं उठाने चाहते। अखलाक के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, मुजफ्फरनगर के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, नजीब के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। जब हम बदायूं गए, सबसे बड़ा हमारा विरोध अगर कोई वहां करना है मार्च में, तो सपा के लोग थे, वो बोला आप बीजेपी के लोग हैं जो यहाँ बीजेपी की मदद करने नजीब के इंसाफ के लिए मार्च निकाल रहे हैं। तो या तो आपकी दो आइडेंटिटी है, या तो आप आतंकवादी हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, सॉरी उल्टा बोलूं तो ज्यादा वो रहेगा, या तो आप वोट बैंक हैं, और अगर आप वोट बैंक बनने से इनकार कर देते हो और अपने अधिकार भी मांगते हैं तो आप फंडामेंटलिस्ट हैं। और इसके खिलाफ हमको आज खड़ा होना है। ये जो आइडेंटिटी में हमको फ्रेम कर रहे हैं, तो बोरो फ्रॉम रोहित वेमुला, नॉट treating us only as a number, as a thing, as a vote, not as a mind. That is something you have to come out of. And that, just to conclude my speech, that note that Rohit Vemula left us with, that haunting note, is a very philosophical indictment of the system. It's not just an indictment of the people in power right now and the nexus of Dattatreya, Smriti Irani and Appa Rao, of how the system treats certain people, how their existence itself is criminalized. And somewhere we have to get down to the root of the matter. And when people ask कि आप ABP को बैन करने का डिमांड उठाते हैं, हम नहीं उठाते, because ABP is a tendency, RSS is a tendency which is there in this system. Unless we change that system, someone like RSS will exist, whether in the name of RSS or in the name of something else. And we have to finish that system, RSS will go away. And that is a fight which Baba Saheb Ambedkar said that हमको आर्थिक और सामाजिक जनवाद के लिए लड़ना है। आर्थिक और सामाजिक जनवाद के लिए लड़ेंगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी मोदी पैदा नहीं करेगा। मोदी की जगह जेल होगी, और अगर सरकार जेल में नहीं डालेगी तो जनता एक जेल बनाकर उसको जेल में कैद रखेगी। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।